परमाणु संरचना बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th के लिए, और आज की कक्षा में हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 से 15 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 11 तरीका वही रहेगा, कोई चीटिंगबाजी नहीं चलेगी। क्या तरीका रहेगा? नए विद्यार्थी हैं तो सुन लीजिए। यदि जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अटेम्प्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए, और यदि नहीं आता है तो फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं उसका सॉल्यूशन लेकर के। तो अगर क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है जी, वीडियो को पॉज किया होगा उम्मीद कर रहा हूं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया है। 25 वाट का एक बल्ब दिया हुआ है, और यदि तरंग धैर्य की बात की जाए तो 0.57 माइक्रोमीटर तरंग धैर्य वाले प्रकाश वाले पीले रंग का एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है। मुझे निकालना है प्रति सेकंड क्वांटा। शब्द पे ध्यान देना, प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर मुझे यहां पे निकालनी है। क्वांटा जैसे ही आता है तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, और आपका जो ध्यान है वो कहां पे जाना चाहिए? एनर्जी की तरफ, ऊर्जा की तरफ। तो ये बात करते हैं, यदि फोटोन की ऊर्जा की बात की जाए तो उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला क्या रहेगा भाई मेरे? एच न्यू, जहां पे न्यू बराबर क्या रहता है? सी अपॉन लैम्डा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। तो सर बहुत ही आसान हो गया। H का मान मुझे पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे C की, तो C क्या है सर? प्रकाश की गति, और वो क्या होती है भाई? कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश दौड़ जाता है। चलो जी, अब एक चीज ध्यान देने लायक है कि सर यहां पे जो लैम्बडा दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? माइक्रोमीटर में दिया हुआ है मेरे भाई। किस में दिया हुआ है? माइक्रोमीटर में ये दिया हुआ है। लेकिन सर माइक्रो तो बहुत ही भयानक सा लगता है हमें। माइक्रो देखते ही डर लग गया क्या? मीटर देखते ही डर लगा क्या? नहीं। तो एक काम करो भाई, जो यहाँ पे माइक्रोमीटर दिया हुआ है उसको आप मीटर में ही चेंज कर लो। सर ऐसा क्यों करें? माइक्रोमीटर में हमें डर नहीं लग रहा तो फिर क्या करें? तो फिर एक काम करो, आप इसको देखो, यहाँ पे जो प्रकाश की गति है वो किस में दे रखी है? मीटर पर सेकंड में, यानी कि यूनिट तो मुझे काटनी पड़ेगी। यदि आप वहां पे उसको माइक्रोमीटर में ही रहने दोगे तो लास्ट में तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों यूनिट अलग अलग है। काटोगे कैसे? ठीक है, तो एक काम करो, पहले ही आप चेंज कर लो। तो आपको पता है सर माइक्रो का मतलब क्या होता है? सर हमें तो पता है 10⁻⁻6 पढ़ा रखा है। ठीक है, दोबारा मत पूछना। रसायन अपन ने देखा था, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, वहां पे एक टेबल बनाई थी। उस टेबल में आपको मैंने बता रखा है माइक्रो का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब क्या होता है। वीडियो जा करके देखो, ठीक है, तब जा करके पूरी बातें आपको समझ में आएगी। चलो जी, अब यदि हम बात करते हैं तो हमने चेंज कर लिया इसको किसमें? यहाँ पे भाई मेरे मीटर में चेंज कर लिया, और ये क्या बन गया? 0.57, यानी कि 57 × 10⁻⁻6 मीटर। अब क्या करना है? अब तो ये आपका काम होना चाहिए क्या, कि सर ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू है और हम हैं। ठीक है जी, तो देखो भाई, जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो वैल्यू कितनी रखी मैंने यहाँ पे? तो भाई मेरे ये तो मैंने H की वैल्यू रख दी, और ये जो है मैंने C की वैल्यू रख दी, और ये जो है मैंने लैम्बडा की वैल्यू रख दी। इसमें किसी को कोई दर्द, कोई शिकायत नहीं है। चलो सोल्व कर देते हैं, थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपके लिए। अच्छा, सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि सर ये जो है और ये है, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। सर ये तो बार बार ही आ रहा है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि सर 6.626 मल्टीप्लाई विद 3 जैसे हम बार बार कर रहे हैं तो इसको शायद याद ही कर लिया जाए, क्योंकि अब तक हम 10 से 12 क्वेश्चन पूरे चैप्टर में कर चुके हैं, और 10 से 12 क्वेश्चंस में क्या है कि ये 7 से 8 बार आ गया। ठीक है, तो इसको याद ही कर लो। कैसे? 6 × 18 हासिल का 1, 3 × 2 = 6, और ये कितना हुआ? 7, 6 × 18 हासिल का 1। ठीक है, 6 × 18 ये कितना हो गया यहाँ पे? 19। सही किया है। ठीक है, देख लो, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया था 18 आया, हासिल का 1 लगा, 3 × 2 = 6 और 1 7 आ गया। 6 × 18 का 8 हासिल का 1, 6 × 18 19। 19.878, बार बार बोलो मेरे साथ में, 19.878, 19.878, 19.878। ये रहेगा यहाँ पे क्या? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा, यदि कहानी को आगे देखा जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सर जो ये मल्टीप्लिकेशन लिखा है उसको एक तरफ लिख लो, 19.878, 878। ठीक है, अब सिर्फ 10 की घात के अलावा जितने भी दिए हुए ना उनको एक साथ में लिखो। नीचे कितना है? 0.57, तो इसको लिख लो।
0.57। चलो जी आगे देखेंगे। अब 10 की घात वालों को देखो, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है -34 और ऊपर कितना लिखा हुआ है 10 की घात 8 भी लिखा हुआ है। तो पहले 10 की घात 8 को देखो, 10 की घात 8, 10 की घात 8 गुणा, अच्छा नीचे जो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है सब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो उसको ऊपर ले जाओ भाई, क्या दिक्कत है। तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात 6 हो जाएगा। और ऊपर जो यहाँ पे 10 की घात -34 दिया हुआ है ना, उसको नीचे लेकर के आ जाओ, प्लस में यहाँ पे पावर हो जाएगी 10 की घात 34। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा 8 और 6 को यदि आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो सर 8 और 6 को यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे भाई? क्योंकि यहाँ पे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। इसका मतलब जो सर ऊपर दिया हुआ है ना ये वाली जो चीज़, हाँ, उसका मतलब कितना निकल करके जाएगा 10 की घात 14। ठीक है। अच्छा नीचे कितना है मेरे भाई? नीचे 34 है। ठीक है, तो 34 और यहाँ पे 10 की घात 14, तो 10 की घात 14 नीचे उड़ जाएगा और कितना बचेगा 10 की घात 20 ही बचेगा। तो आगे कैसे करेंगे इसको? तो सर ये वाला वैल्यू तो वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है, 0 यहाँ दशमलव है, ठीक है, ध्यान रखना 0.57 गुणा, ठीक है। अच्छा नीचे कितना बचेगा? यहाँ पे 10 की घात 20 बचेगा, ऊपर जाकर के 10 की घात यहाँ पे क्या कर देंगे -20 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको सोल्व करना अच्छे से, ठीक है। 10 की घात -19 वैज्ञानिक संकेतन जो रहेगा हमारा उसमें हमें यहाँ पे आंसर देना है, यानी कि n गुणा 10 की घात n में यहाँ पे आंसर देना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि 10 की घात माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। -19 हो सकता है, -21 हो सकता है, -20 हो सकता है, डिपेंड करता है इसके कैलकुलेशन पे। प्लस में तो नहीं आने वाला, ठीक है, पक्की बात है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये तो मेरा किस में आ गया? माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। उसको जैसे आप सोल्व करोगे और 1 2 0 इधर उधर करोगे ना, तो यहाँ पे 10 की घात -19 ही ये बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा जी, अब आगे देखना इस चीज़ को कैसे करोगे, दिखाऊंगा एक बार फिर से। 10 की घात 20 नीचे है, ठीक है, तो एक काम करो 10 नीचे पड़ा रहने दो, 19 ले जाओ ऊपर। आई बात समझ में? तो 10 की घात 19 ऊपर ले गए, 3 0 नीचे लेकर के आओ और यहाँ से 2 0 ऊपर ले जा करके जाओ, देख लो फिर भी 19 8 7 8, ठीक है। अच्छा नीचे कितना है भाई मेरे यहाँ पे 57, ऐसे कर लो। अब सर आपने भी बोला थोड़ी देर पहले कि 10 यहाँ पे नीचे ऐसे ही पड़ा रहने दो, ठीक है, और बाकी ऊपर जो लेकर के जाओ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ये वाली स्टेप है सीधी, इसको छोड़ दो, यदि ये समझ में नहीं आ रही तो इसको छोड़ दो। तो आप देखना यहाँ पे कितना बचेगा ऊपर 10 की घात -19। लेकिन सर यदि हम बात करें यहाँ पे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि सर हमने यहाँ पे दशमलव भी तो हटाया है, तो दशमलव हटाया है तो भाई मेरे नीचे 10 की घात 3 बढ़ गया, ठीक है। लेकिन सर यहाँ से भी दशमलव हटा दिया तो 10 की घात 2 ऊपर बढ़ा दो। अच्छा एक चीज़ नज़र आई आपको फिर से, क्या कि सर यदि यहाँ पे एक बात देखी जाए तो 3 घात यहाँ पर है, यहाँ पे 1 है, 4 हो गई और यहाँ पे 2 हो गई, तो 2 से 2 काट दो, क्या दिक्कत है? आई बात समझ में? और फिर उसके बाद में जो यहाँ पे बचेगा ना, यहाँ पे जो बचने वाला है, जैसे कि मान लो कि 2 घात कट गए, 2 बची हुई है, तो यहाँ पे कितना बचे 5700 बचेगा। उसमें उसका भाग किस में दोगे आप? यहाँ पे 19,878 में उसका यहाँ पे भाग दे दोगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा और यही मेरा आंसर है, ठीक है। 3.48 गुणा 10 की घात -19 जूल। ये क्या है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का आंसर आया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है उत्सर्जन की दर। आई बात समझ में? अच्छा आपको उत्सर्जन की दर का फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। शक्ति में यदि आप ऊर्जा से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, शक्ति में यदि आप ऊर्जा से डिवाइड करते हैं तो आपकी उत्सर्जन की दर आ जाती है। अच्छा मुझे बताएंगे शक्ति कितनी दी हुई है बल्ब की, तो आप बोलेंगे सर 25 वाट दी हुई है, ठीक है। अच्छा 25 वाट दी हुई है तो वाट से एक और चीज़ ध्यान रखना, वाट की हम बात करते हैं यहाँ पे तो वो किसके बराबर होता है, तो आपको ध्यान रखना है जूल सेकेंड इनवर्स। सर जूल सेकेंड इनवर्स में ही क्यों लिखे, ठीक है, ऐसी कौन सी हमारी मजबूरी है? मजबूरी है, क्यों? क्योंकि जो नीचे यहाँ पे एनर्जी दी हुई है ना, वो किस में दी हुई है? जूल में दी हुई है, ठीक है। और हमें उत्सर्जन की दर निकालनी है। दर क्या निकलती है? पर सेकंड निकलती है, पर टाइम निकलती है, टाइम के रेस्पेक्ट में चीज़ें निकलती है, ठीक है। पर आवर ले लो, पर मिनट ले लो, पर सेकंड यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी यदि हम देखते हैं यहाँ पे जैसे हमने वॉट को यहाँ पे इसमें कन्वर्ट किया तो जूल से तो जूल कट गया, ठीक है। कितना बचा हुआ है? सेकंड इनवर्स बचा हुआ है। अब जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके बाद में क्या आने वाला है? 25 में भाग दो भाई मेरे किसका?
4 8 का, ठीक है, और 10 की घात -19 है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 19 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप क्या कर लो प्लस कर लो, ठीक है। तो जो आपका आंसर रहेगा 25 में यदि आप 3 से भाग दोगे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली करके देख लो इसको, 7 21 अप्रोक्सीमेट उसके आसपास ही पहुँच रहा है, ठीक है। तो शायद ये आंसर ही हमारा यही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा, जो कि क्या है उत्सर्जन की दर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, काफ़ी अच्छे से डिटेल से समझाया एक एक कैलकुलेशन करके। अब इतना भाग तो यार आप दे ही सकते हो, है ना। चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न संख्या 12, ध्यान दीजिएगा। किसी धातु की सतह पर 6800 एंगस्ट्रॉम, इकाई पे ध्यान देना, एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य वाली विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु की दहली आवृत्ति यानी कि वह मिनिमम आवृत्ति याद आ रहा होगा कुछ, कृष्णिका विकिरण पढ़ा था, उसके बाद में हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पे, प्लैंक का नियम वगैरह, उनमें हमने इस चीज़ का यूज़ किया था, ठीक है। चलो जी, और कार्यफलन हमें बताना है। अच्छा, आवृत्ति की बात करें तो सर दहली आवृत्ति हो, नॉर्मल आवृत्ति हो, आवृत्ति का तो फॉर्मूला शायद वही होना चाहिए, और फॉर्मूला भी वही रहेगा, वो क्या है न्यू = C/λ। लेकिन दहली आवृत्ति इज्जत ज़्यादा दे दी उसको, मिनिमम आवृत्ति है तो 0 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यू नॉट = C/λ। C की क्या वैल्यू है सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। बार बार याद दिला रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल रट जाएं। आई बात समझ में? क्योंकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन में यदि ब्रैकेट में ना दिया हो इसकी वैल्यू, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए अपने दिमाग में। अच्छा जी सर, अब लेमडा को उठाओ यहाँ से। लेमडा कितना है भाई, मेरे तरंग धैर्य देख के पता चल रहा है लेमडा है ये 6800 एंगस्ट्रॉम। सर एंगस्ट्रॉम थोड़ा सा भारी लगता है सर, थोड़ा सा भयानक लगता है, इसको थोड़ा सा इजी बनाओ। बना लो यार, मीटर में बना लो, कहाँ दिक्कत है। अब जैसे ही मैं इसको देखता हूँ तो ध्यान से देखना, 6800 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं एंगस्ट्रॉम हटाता हूँ वो क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, वहाँ पे हम लिखते हैं। तो देखिएगा 6800 × 10⁻⁻10 मीटर में ही क्यों लिखा, फिर से वही बात क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे जो प्रकाश की गति है वो भी यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दी हुई है, इसलिए उसको मीटर में लिखेंगे। चलो अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, 10⁻⁻10 को नीचे लेकर के आऊँगा, कितना बचेगा 10⁻10 बचेगा, ठीक है। ऊपर माइनस में था तो नीचे जाके प्लस में होगा। अब नीचे 10⁻10 है, ठीक है, ऊपर कितना है 6800, 2 0 से 2 0 खत्म, नीचे कितना बचेगा सर 10⁸ बचेगा। उसको ऊपर लेकर के आएंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करने के बाद वो कितना रहेगा 68 × 10⁻⁻8 मीटर। ये क्या आएगा यहाँ पे 6800 एंगस्ट्रॉम का मीटर में वैल्यू आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे सर, इस वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हम इसको यहाँ पे डालते हैं तो कैलकुलेशन फिर से कर लो, देखेंगे ध्यान से। 3 नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 68 सर। ऊपर कितना लिखा हुआ है 10⁻⁻8, नीचे कितना लिखा हुआ है भाई मेरे 10, अच्छा सॉरी, ऊपर 10⁸ लिखा हुआ है ना, 10⁸ लिखा हुआ है, और नीचे कितना लिखा हुआ है 10⁻⁻8 यहाँ पे लिखा हुआ है, पक्की बात। अच्छा जी, अब आप एक काम करो, बहुत ही प्यारा सा, क्या करोगे कि सर आपको पता है सर यहाँ से इसको काट दो, ठीक है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, काट दोगे क्या? अरे भाई नहीं कटेगा, गलत सोच रहे हो। जैसे ही आपने यहाँ पे 10⁸ को देखा, -8 को देखा, तो आपको लगा कि शायद इसको काट देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे यदि ऊपर भी 10⁻⁻8 होता, नीचे भी 10⁻⁻8 होता, या फिर ऊपर +8 होता नीचे +8 होता, जब ये कटता ना, अभी तो क्या होगा कि अभी तो ये जो -8 है ना ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ हम गलत यहाँ पे कर देंगे। काटना नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि आपको लगेगा सर ये खत्म हो गया तो इजी बन गया सवाल, नहीं, ठीक है, गलत कर दोगे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 10⁸ को ऊपर लेकर के जाओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, तो 3/68 और ये 10⁻16, ठीक है। हमें आंसर किस में चाहिए यहाँ पे, हमारा आंसर किस में आ रहा है यहाँ पे 14 में आ रहा है, हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 0 इधर ले लेंगे, और वैसे भी ले लेंगे, क्यों? क्योंकि सर यदि मैं सिर्फ यहाँ पे 3 रखता हूँ ना, तो 68 से डिवाइड करना थोड़ा सा मेरे लिए तकलीफ वाला हो जाएगा।
लेकिन मैं बोलता हूँ सर 1 0 ले लो, तो आप बोलोगे सर ऊपर 30 बन जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा 68। फिर भी वो तो डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल ही है क्योंकि कमी है ऊपर। तो एक काम करो, ऊपर वो संख्या रखो जो बड़ी हो, नीचे वो संख्या रखो जो छोटी हो। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली संख्या को बड़ी रखने में और नीचे वाली संख्या को छोटी रखने में थोड़ा सा भाग देना थोड़ा सा ईजी होता है। चलो जी, तो ये बात हो गई। तो आप एक काम करो, यहाँ से 2 0 इससे उधार लेकर के इधर डालो, तो इसके पास में बेचारे के पास में 2 0 कम हो गई और इसके पास में कितना बचा यहाँ पे 14। अच्छा, नीचे कितना है 68। ठीक है, अच्छा अब अप्रोक्सीमेट भी आंसर निकाल सकते हैं अपन। कैसे, देखना भाई, इसको 68 मत मानो, इसको 70 मान लो। इसको 68 मत मानो, इसको 70 मान लो। 70 से यदि मैं डिवाइड करता हूँ 300 में, ठीक है, तो कितनी बार जाता है? तो आप बोलेंगे सर 7 चौको 28, 4 के आसपास थोड़ा सा आंसर मेरा बैठ सकता है। और ये तो हमने यहाँ पे ज़्यादा माना है तब जाके 4 पॉइंट आया। ठीक है, तो यहाँ पे तो पॉइंट्स में हम देखेंगे, उसको यदि कम ले लेंगे तो आंसर तो मेरा वही आ रहा है। आगे बात समझ में? यानी कि यहाँ से भी हम देख सकते हैं मैथमेटिक्स ही तो है, केमिस्ट्री तो कहीं पे लगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलो जी, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे दिल्ली आवृत्ति का, वो क्या आ जाएगा? 4.41 गुणा 10 की घात 14। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सर -14 +14 यदि आपके कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए तो वहाँ पे फंसना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो वहाँ पे सेट करेगा ना ऑप्शन, वो उसी प्रकार से वहाँ पे सेट करता है। मान लीजिए आप कभी आगे आईआईटी या फिर नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ऑप्शन सेट होते हैं वो वही होते हैं जो पहला आपका आंसर आता है जो गलत होता है। ठीक है, यानी जो बच्चा गलती करता है वही वहाँ पे आंसर दिया हुआ रहता है और आप उसको आराम से टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। घर पे आके बोलते हैं कि सर मेरा तो नंबर ही नहीं है, आपने गलत कर दिया था। आई बात समझ में? तो आराम से कैलकुलेशन को लेकर चलना है, गलती तो कहीं होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, चलो जी, कार्यफलन की बात करते हैं। ये निकल गया कार्यफलन। कार्यफलन का फॉर्मूला क्या होता है? h न्यू नोट। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी यदि आपने पूरे थ्योरी वाले पार्ट देखे होंगे, तो वहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। एक टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक तक मैंने नहीं छोड़ा। तो कार्यफलन का फॉर्मूला क्या होता है कि कार्य इजिकल टू क्या होगा? प्लैंक कांस्टेंट को क्या करो? दहली आवृत्ति से मल्टीप्लाई कर दो। प्लैंक कांस्टेंट क्या है? ये वाला। ठीक है, 6.626। फिर से बोलेंगे 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड, पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड। ठीक है, अच्छा अभी जो ये आंसर आया था वो क्या था? ये था। अच्छा सर, इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं सर, मीटर से मीटर कट गया तो पर सेकंड में आंसर, पर सेकंड में तो आवृत्ति होती है। ठीक है, तो वैसे भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अब इसको देखना कैलकुलेशन, 6.626। अच्छा जी, 6.626 उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4.41। ठीक है, चलो आगे देखो। 10 की घात 34 लिखा हुआ है, नीचे आते क्या हो जाएगा? माइनस का 34। 10 की घात -34 लिखा हुआ है, नीचे आते कितना हो जाएगा? 10 की घात प्लस का 34। अच्छा जी, ऊपर कितना आ रहा है भाई मेरे? 14। ठीक है, यही है 14 और नीचे कितना है यहाँ पे? 34 है। अब जैसे ही मैं देखूंगा तो सर ये तो बिल्कुल 14 का 24 से 34, तो आराम से 20 बच रहा है यहाँ पे, है ना? इससे ये काटो और यहाँ पे जो बचने वाला है वो क्या बचेगा? 10 की घात 20 आपका बच जाएगा। पक्की बात। ठीक है, बढ़े आगे। तो अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आप एक काम करो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन इस तरह से करो, 6626 × 441। ठीक है, अच्छा नीचे डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे भाई मेरे? 3 0 तो यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 10 की घात 5। 10 की घात 5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आंसर आएगा ना, उसमें आप क्या करेंगे? 10 की घात 5 से डिवाइड कर देंगे। अब यदि वो वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे नीचे 10 की घात 20 है अभी तो। ठीक है, 1 0 और ले लेना और वो आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि 6 अंक के बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। और ऊपर जो जाएगा ना वो क्या होगा? यहाँ से 10 की घात 19 ऊपर जा करके -19 वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या रहेगा भाई मेरे? आंसर रहेगा। सर सेकंड का क्या हुआ? सेकंड हट गया भाई, सेकंड गायब हो गया, सेकंड समुद्र में कूद गया, है ना? सेकंड का तो काम ही खत्म है ना, सेकंड है नीचे, सेकंड इनवर्स है तो काम खत्म है उसका। यानी कि जूल में आया है और कार्य जो है यहाँ पे, कार्यफलन जो है वो भी तो एक तरह की ऊर्जा ही है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तरह की ऊर्जा ही है। तो ये आंसर जूल में हमारा आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 3 आज की 13 आपकी बुक की। तो अब इस क्वेश्चन को आप कीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 में। जैसे ही n बराबर 2 आया, ठीक है, तो दिमाग में यहाँ पे जितनी भी श्रेणियां हैं वो चमकनी चाहिए। सर n बराबर 2 बामर श्रेणी आया, बामर श्रेणी का फॉर्मूला ध्यान में आया होगा, तो वो आपको देखना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, बामर फॉर्मूला लगाइए। अब सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, तो सॉल्यूशन को नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। एक बार ट्राई कीजिए, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लो, एक बार क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ, क्वेश्चन को देख लो आराम से। स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दिया जा रहा है, पहले से पढ़ी हुई चीज़ें है तो देखना भाई। बामर फॉर्मूला आपने देखा होगा कि उसमें वेव नंबर हम निकालते हैं तो क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, बामर सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे और सीरीज़ के फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पे मान लीजिए बामर का आया है तो आगे होने वाली कक्षा में हो सकता है कि एग्जाम में आपको n बराबर 3 के लिए दे दे, ठीक है। तो आगे देखना, यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो n1 बराबर कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है, बामर के लिए। n2 बराबर कितना है, 4 है। रिडबर्ग कांस्टेंट की बात करते हैं तो 1096, ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको सही कर लेना। कितना आने वाला है, 10967 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू जैसे हमने रखा, n1 का वैल्यू रखा, n2 का वैल्यू रखा, तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है उसको एक बार सोल्व करके दिखा दूँ, है ना, क्योंकि आप तो करेंगे नहीं। यहाँ पे देखेंगे कितना लिखा हुआ है, 109678 109678। अच्छा जी, अंदर रखो भाई। अच्छा, कितना है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, 1/4 माइनस 1/16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। एलसीएम कितना ले लिया, 16। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, 1/4 है, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 माइनस 1, ये लो जी। अच्छा, ऊपर कितना हो गया, 109678 मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। पक्की बात है। तो यही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यदि हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि तो किस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा, यानी कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लैम्बडा आपको निकालना है। और लैम्बडा आपको पता है, लैम्बडा बराबर कितना होता है, 1/ν होता है, ठीक है, 1/ν बार। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि जो आपका यहाँ पे आंसर जो आया ना वेव नंबर का उल्टा कर दो, वही आपका आंसर यहाँ पे फाइनली हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 486 नैनोमीटर। कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, तो सिंपल सी गणित है, क्योंकि आप यहाँ पे सेंटीमीटर को पहले मीटर में करेंगे, ठीक है, फिर जो मीटर आएगा उसको किस में करेंगे, यहाँ पे नैनोमीटर में करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ पे कटी जानी है। तो वहाँ पे 10⁻⁻9 लिखते हैं ना, नैनोमीटर का मतलब आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे पहले, और सेंटीमीटर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, 10⁻⁻2, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो वैसे उड़ जानी है, पेन चला करके करना है इस चीज़ को। तो कितना बचेगा, 10⁻⁻7 ही तो बचने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, इतना तो भरोसा है। तो आपका जो आंसर होगा इसको काटने के बाद में वो कितना आ जाएगा, 486 नैनोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। बढ़े आगे, ठीक है। यदि नहीं होती है कैलकुलेशन कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगली क्लास में बता दूंगा। चलो जी, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न संख्या 14, यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्षक में उपस्थित होता है तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए, ठीक है जी। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ऊर्जा की, तो ये फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, -13.12/n स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 10⁻⁵ जूल पर मोल। अच्छा, ये तो क्या है भाई मेरे, पर मोल है। ये तो क्या है, पर मोल है। ये तो क्या है, पर मोल है। यानी कि यदि बात की जाए पर मोल की, 1 मोल के लिए कितनी ऊर्जा है, तो आप बोलेंगे सर कितनी है यहाँ पे, -13.12 अपॉन n स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 10⁻⁵, मल्टीप्लाई विद 10⁻⁵। अच्छा, या तो मैं 1 मोल बोल दूं, या फिर इसी चीज़ को मैं क्या बोल दूं कि इतने परमाणु 6.022 गुणा 10⁻23 इतने परमाणु, बात एक ही है, ठीक है। जब इतने परमाणुओं के लिए इतनी ऊर्जा है तो एक परमाणु के लिए क्या होगी, एक एटम के लिए क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर जो ये भयानक सा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो एवोगैड्रो नंबर है उससे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। यूनिटरी मेथड बचपन से बता रहा हूँ आपको
कि आपको यूनिटरी मेथड अच्छे से आना चाहिए। जब इसकी वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका डिवाइड इसमें कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसको जैसे आप सोल्व करेंगे तो आपका जो यहाँ पे एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे जूल पर एटम आ जाएगी, कितनी, -2.18 इंटू 10⁻⁻, कितना, -18, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे n²। अब n² की वैल्यू आप रखते रहिए, n की वैल्यू 1 रख लो, n की वैल्यू 5 रख लो और दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर दो। कैसे, ध्यान से देखना, n बराबर 5 के लिए पूछा गया है, ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आप यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या निकलती है, तो आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट माइनस E5। और यदि इनफाइनाइट की बात की जाए तो इनफाइनाइट पे ऊर्जा की यदि हम बात करें तो वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते आ रहे हैं वहाँ पे क्या हो जाएगी, ऊर्जा कम होती जाएगी। अच्छा, आप यहाँ पे देखो एक चीज़, मुझे एक चीज़ ध्यान से देख करके बताओ, ये तो कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, E5 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे n बराबर 5 रख दो, जो भी फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे n बराबर 5 रख दो तो नीचे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाहर क्या है, माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और जो आपका जो आंसर आने वाला है यहाँ से वो कितना आ जाएगा, 8.72 n टू 10⁻⁻20, ठीक है। आई बात समझ में, दशमलव हटा, 2 0 नीचे गई, 2 0 ऊपर आई, तो क्या हो गया यहाँ पे -18 हो गया। और 218 में आप 25 का भाग दो, आराम से 8 के आसपास ही जाने वाला है, 8 25 200 होता है, तो 8 के अप्रोक्स यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे n बराबर 1 के लिए, तो 1 के लिए कितना निकल करके आने वाला है, 1 के लिए यहाँ पे यही निकल करके आएगा। और जैसे ही हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, पर एटम से पर एटम, जूल से जूल, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप देखेंगे यहाँ पे दशमलव से दशमलव खत्म, तो उसको देखो 10 की घात 20 ऊपर गया, 18 नीचे आया, ठीक है, 20 ऊपर है, 18 नीचे, बड़ा वाला ऊपर है, तो 100 तो ऊपर बचेगा, ठीक है। और कितना बचेगा भाई मेरे ऊपर, 218। अच्छा, नीचे कितना है यहाँ पे, 872, कितना है, 872। अब 872 को एक काम करो, आपके सामने यदि आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने यदि आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप दोनों को कैलकुलेट कर लो, क्या यहाँ पे 21800 क्या आपका आंसर आ रहा है क्या, ठीक है, इतना कर लेंगे, पक्की बात है। तो जो आपका आंसर आएगा, दोनों की यदि हम तुलना करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोनों का रेशियो 25 यहाँ पे आ जाएगा, पक्की बात है। बढ़ते हैं आज की आखिरी प्रश्न की तरफ, वो क्या है, प्रश्न संख्या 15। जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से मूल अवस्था में जाता है, n बराबर 6 से कहाँ पे जा रहा है, ये मूल अवस्था में यदि जा रहा है, तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी, लाइंस वापस से बनेगी, जितनी भी लाइन से वापस से बनानी पड़ेगी, कहाँ से, n बराबर 6 से मूल अवस्था तक एक एक स्टेप नीचे जाना हमें पड़ेगा। आई बात समझ में, तो चलो जी, यदि हम बात करें सीधे फॉर्मूले की, तो सीधा फॉर्मूला तो हमारे पास में ये होता है n इंटू n-1/2, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रहता है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है भाई मेरे, 6 है, तो 6 गुणा 6 माइनस 1 बोले तो 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 30 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अच्छा जी, अब यदि हम यहाँ पे इनको दर्शाना चाहें तो देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 6 से किस में जाएंगे, 1 में जाएंगे। n बराबर 6 से कहाँ पे जा रहे हैं अपन, n बराबर 1 में जा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले देखना, 6 से 5 पे जाओ, 6 से 4 पे जाओ, 6 से 3 पे जाओ, 6 से 2 पे, 6 से 1 पे। आई बात समझ में, पक्की बात, बढ़ो आगे। अच्छा, इसको देखना, 5 से कहाँ पे जा रहे हैं, 1 पे, तो एक एक कम करते जाओ, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1। अगला क्या है, 4 से 1 है, तो 4 से 3 जाओ, 4 से 2 जाओ, 4 से 1 जाओ, 3 से 1, 3 से 2 जाओ, फिर 3 से 1 जाओ। अच्छा, n बराबर 2 से n बराबर 1 तक है, तो सिर्फ एक लाइन वहाँ पे मिलेगी। अब आप टोटल करके देख लो कितनी आ रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 2 1, तो इन सबको टोटल करेंगे आप तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 5 4 9 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। एक और पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा, 5 4 3 2 1, इस तरह से, ठीक है। तो फॉर्मूला बना कहाँ से है, जो अधिकतम संख्या वाला फॉर्मूला, ये तो आपने देखा हुआ है पहले, है ना, n इंटू n-1/2, तो ये फॉर्मूला यहीं से बना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे बना लिया। तो ये कहते हैं कि प्रश्न संख्या 11 से लेके 15 तक थे। इसके पहले आपने 1.5 घंटे की अच्छी सी वीडियो देखी हुई, इसमें पहले 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। यदि नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको पहले देखो, उसके पहले थ्योरी को देखो, तब जाकर के यहाँ पे आपको पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन के साथ में। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।